नमस्ते। 60,000 लाशें 1.5 लाख घायल और फिर भी कोई कहे कि जीत हमास की हुई। इस झूठ को सच साबित करने के लिए पूरी इस्लामी दुनिया अब अपने ही गिरेबान में झांकने को मजबूर है। ट्रंप के अल्टीमेटम ने उस भ्रम को चीर कर रख दिया जिसमें फिलिस्तीनी खुद को विजेता दिखाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही घंटे बचे हैं ट्रंप के उस ऐतिहासिक बयान की डेडलाइन खत्म होने में और दुनिया भर के मीडिया चैनल ये बताने में जुटे हैं कि हमास ने आखिरकार अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेक दिए हैं। जो संगठन कभी खुद को अल्लाह का सिपाही बताता था, आज वही पश्चिमी ताकतों की शर्तें मानने को मजबूर है। यह वही हमास है जिसने अक्टूबर 2023 में इंसानियत की सीमाएं तोड़ दी थी। उसने न सिर्फ 1200 निर्दोष यहूदियों की हत्या की, बल्कि उन बर्बर हत्याओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया। उसने दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि अब इजराइल को घुटनों पर लाया जा सकता है। लेकिन हमास की सबसे बड़ी भूल यही थी। उसने यह सोच लिया था कि इजराइल की प्रतिक्रिया सीमित होगी। उसने समझा कि यहूदियों के देश में राजनीतिक मतभेद हैं, समाज बटा हुआ है और जनता अब लंबे युद्ध की कीमत नहीं चुकाएगी। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने जवाब दिया, उसने साबित कर दिया कि जब बात राष्ट्रीय अस्तित्व की हो तो लोकतंत्र भी लोह मुट्ठी बन सकता है। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने गाजा पर जो भीषण कार्रवाई की, वह केवल प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। यहूदियों की धरती पर खून बहाने का मतलब क्या होता है? 60,000 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए। उनमें से ज्यादातर वो थे जो ईरान के पैसे और कतर की मदद से हथियार लेकर आए थे। 1.5 लाख घायल पड़े हैं और गाजा का आधा बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। अस्पताल बमों से नहीं बल्कि अपने अंदरूनी भ्रष्टाचार और हमास की काली राजनीति से ढह गई। इजराइल ने हर सुरंग, हर अड्डे, हर ठिकाने को ऐसे ढूंढा जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का हिसाब हो। लेकिन इस बार की जंग केवल गोली बम की नहीं थी, यह सूचना, रणनीति और कूटनीति की भी लड़ाई थी। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने जैसे ही सत्ता में वापसी की, उसने साफ कह दिया, या तो आतंकवाद को खत्म करो या फिर हम तुम्हें खत्म कर देंगे। हमास के पास विकल्प नहीं था। उसके पास अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा था। इजराइल ने हवा से निगरानी करने वाले अपने सैकड़ों ड्रोन गाजा के ऊपर तैनात कर दिए। हर सिग्नल, हर संदेश, हर आवाज मॉनिटर की जा रही थी। ट्रंप ने न केवल हमास पर बल्कि उसको फंड देने वालों पर भी शिकंजा कस दिया। कतर, तुर्की और ईरान तक को चेतावनी मिली कि अगर उन्होंने $1 भी भेजा तो उनके बैंक खातों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगेगा। यही वह पल था जब हमास की हिम्मत टूटनी शुरू हुई। उसके कई वरिष्ठ नेता मिस्र या लेबनान भागने की कोशिश में पकड़े गए। कुछ ने तो खुद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से गुप्त वार्ता शुरू कर दी ताकि अपनी जान बचा सके। जो संगठन कभी अंत तक लड़ने की बात करता था, अब उसी के प्रवक्ता कैमरे के सामने बयान दे रहे हैं कि वे युद्ध विराम चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो कहा था वो केवल युद्ध विराम की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था हमास को पूरी तरह न्यक्था होना होगा, उसकी राजनीतिक शाखा खत्म करनी होगी और उसके टॉप लीडर खुद को इजरायली अधिकारियों के हवाले करेंगे। यही 3 शर्तें थी और अब खबरें यह बता रही है कि हमास इन तीनों को मानने को तैयार हो गया है। कहने को यह एक अल्टीमेटम था, लेकिन असल में यह 21वीं सदी के नए मध्य पूर्व की घोषणा थी। अमेरिका ने साफ कर दिया कि अब इजराइल अकेला नहीं है। अरब देशों में भी इस जंग के बाद हवा बदल चुकी है। सऊदी अरब, जो कभी फिलिस्तीन के समर्थन में सबसे आगे था, अब चुप है। उसके शासक समझ चुके हैं कि आतंकवाद के साथ खड़े रहना अब वैश्विक मंच पर आत्मघात के बराबर है। मिस्र ने सीमाएं बंद कर दी हैं। जॉर्डन ने हमास के प्रतिनिधियों को अपने देश से निकाल दिया और तुर्की, जो कभी हमास का बड़ा समर्थक था, अब सिर्फ औपचारिक विरोध दर्ज कराकर चुप हो गया। इधर गाजा की जनता, जो कभी हमास के नारों में भरोसा करती थी, अब उस पर थूक रही है। उन्हें एहसास हो गया कि उनके बच्चों की लाशों की राजनीति करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक ईरान के पैसे से अपने महल बनाए। जब हमास के नेता विदेशों में आलीशान होटल में छिपे थे, तब गाजा के आम लोग रोटी के लिए मारे जा रहे थे। आज भी 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बिना बिजली, बिना दवा और बिना घर के हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा की 80% आबादी अब मानवीय सहायता पर निर्भर है, जबकि हमास के कमांडर अपने परिवारों को पहले ही बाहर भेज चुके हैं। इजराइल ने इस बार जो रणनीति अपनाई वो अभूतपूर्व थी। पहले उसने हमास के नेटवर्क को तोड़ने के लिए साइबर अटैक किए, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम किया,
फिर ड्रोन स्ट्राइक से टारगेट किए गए लीडर्स को खत्म किया। गाजा सिटी, खान यूनुस और रफा जैसे इलाकों में लगातार बमबारी के बाद अब हमास की सैन्य शक्ति 90% तक घट चुकी है। अमेरिका के आंकड़ों के मुताबिक हमास के पास अब केवल 7 से 8 हजार सक्रिय लड़ाके बचे हैं, जो या तो सुरंगों में छिपे हैं या आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहे हैं। इस युद्ध का एक बड़ा मोड़ तब आया जब ट्रंप ने कहा हमास अब भी नहीं समझा तो ईरान को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बयान ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। ईरान, जो अब तक पर्दे के पीछे से हथियार और पैसे भेज रहा था, अब डर गया कि अमेरिकी हमला उसके तेल ठिकानों तक पहुंच सकता है। तब इसे तेहरान ने भी चुप्पी साध ली। यही वजह है कि इस बार का युद्ध न सिर्फ हमास की हार है, बल्कि ईरान की रणनीतिक पराजय भी है। ट्रंप का यह अल्टीमेटम केवल राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब आतंकवाद की राजनीति पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त शिकंजा कस चुका है। दुनिया के वो देश जो आज भी फिलिस्तीन के नाम पर भीड़ उकसाते हैं, वे भी समझ चुके हैं कि अब इजराइल से टकराना आत्मघाती है। यही कारण है कि रूस और चीन तक ने इस बार इजराइल के खिलाफ खुलकर नहीं बोला। रूस अपने यूक्रेन युद्ध में फंसा है, जबकि चीन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दोनों को पता है कि अगर उन्होंने ट्रंप के विरोध में कदम बढ़ाया तो अमेरिकी प्रतिबंध उनके गले पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमास का जो वैचारिक नेटवर्क वर्षों से मुस्लिम देशों में फैला था, वह भी अब दरकने लगा है। कई अरब देशों के पत्रकार खुलकर लिख रहे हैं कि हमास ने फिलिस्तीन की जनता को ढाल बना दिया। सऊदी अखबार अल अरबिया ने तक कहा कि हमास की मूर्खता ने गाजा को कब्रगाह बना दिया। यही वजह है कि अब कोई भी अरब देश खुले में हमास के साथ खड़ा नहीं हो रहा। कतर ने भी संकेत दे दिए हैं कि वह अब गाजा पुनर्निर्माण के लिए तभी फंड देगा जब वहां से हमास की राजनीतिक पकड़ पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने जो ठान लिया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने केवल हमास को हराया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ सच्ची नीति क्या होती है। जिस तरह भारत ने उरी और बालाकोट के बाद आतंकियों को उनके ठिकानों पर जाकर मारा, उसी तर्ज पर इजराइल ने भी नो मर्सी नीति अपनाई। यह केवल बदले की बात नहीं थी, यह आत्मरक्षा का वह मॉडल था जिसे अब बाकी दुनिया अपनाने लगी है। गाजा की बर्बादी आज दुनिया को रुला सकती है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार है तो वह खुद हमास है। उसने अपने लोगों को मानव ढाल बनाया, अस्पतालों और मस्जिदों से रॉकेट दागे, और अब वही जनता भूख और बीमारी से मर रही है। यह युद्ध इंसानियत की त्रासदी जरूर है, लेकिन साथ ही यह आतंक के अंत की चेतावनी भी है। और अब जब ट्रंप का अल्टीमेटम अपने आखिरी घंटों में है, तब गाजा की गलियों में सन्नाटा है। कोई नारा नहीं, कोई झंडा नहीं, सिर्फ राख और डर। इजराइल के सैनिक सीमा पर तैनात है, लेकिन अब गोली चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने अब कोई दुश्मन बचा ही नहीं है। हमास का सिर झुक चुका है और उसकी आत्मा भी टूट चुकी है। यह वही मोड़ है जहां इतिहास कहेगा इजराइल जीता, क्योंकि उसने खुद को बचाने के लिए किसी की अनुमति नहीं मांगी, और अमेरिका जीता क्योंकि उसने आतंक के खिलाफ अपनी नीति को फिर जिंदा कर दिया। फिलिस्तीन अब उस दौर में है जहां उसे तय करना होगा कि वह कब तक दूसरों के एजेंडे पर लड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। अब न अरबों की भीड़ मायने रखती है, न झंडों की रैलियां। अब मायने रखता है सच और अस्तित्व। हमास का अंत केवल एक संगठन का अंत नहीं, बल्कि उस मानसिकता का अंत है जो यह मानती थी कि धर्म के नाम पर युद्ध जीत लिए जाते हैं। इस सदी में युद्ध हथियारों से नहीं, सोच से जीते जाते हैं, और यही सोच अब गाजा के मलबे से निकलकर पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई भविष्य नहीं। तो अब जब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने को है, एक बात साफ है, गाजा में अब खामोशी नहीं, एक नए युग की दस्तक है। वो युग जिसमें आतंक के नाम पर राजनीति करने वालों की जगह नहीं, बल्कि मानवता और राष्ट्रीय सुरक्षा का युग है। इजराइल ने जो किया, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक छोड़ दिया कि अगर तुम्हारे घर पर कोई हमला करे तो जवाब इतना जोरदार दो कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां भी उस आवाज को याद रखें। क्योंकि जीत सिर्फ जमीन की नहीं होती, जीत उस सोच की होती है जो कहती है हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं टूटेंगे, और हम कभी हार नहीं मानेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।